हेलो गाइस, मैं फिर आ गया रौनक कुमार। और ये रूलिंग द कंट्री साइड्स वाला चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। तो द कंपनी बिकम्स द दीवान। जो कंपनी थे वो दीवान हो गए। ऑन द 12 अगस्त 1765 द मुगल्स एम्परर्स, जो मुगल एम्परर्स थे, वो अपॉइंट हुए ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ द दीवान ऑफ बंगाल, बंगाल के दीवान के लिए। जो कंपनी था दीवान का, वो एक चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था टेरिटरी को, जो कंट्रोल करता था। जो कंपनी एक जो हेड है एडमिनिस्ट्रेटिंग लैंड का, और जो ऑर्गेनाइज करता है रिवेन्यू रिसोर्सेज को एक वे में जो इनफ रिवेन्यू कुड बी अर्नड टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। तो जो ओवर द ईयर्स, जब ईयर्स के ओवर होने पर जो कंपनी था, उन्होंने ये याद किया कि जो नीड है, जो हमें ज़रूरत है पैसिफिक, वो रूरल साइड्स का, कंट्री साइड्स का, जो बीत चुका है, और इंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टिजीज दोज हु हैड हेल्ड revenue for the company. Initially, the British East India Company was only interested in collecting revenue. It becomes the Diwan, but it still regarded itself as a trader. It did not want to establish a still regulated itself as a trade. It did not want to establish a regular system. जो दीवान ऑफ बंगाल थे, उन्होंने वो इस्टेब्लिश किया था। वो नहीं चाहते थे कि एक इस्टेब्लिश करे रेगुलर सिस्टम को, जो कलेक्शन करे एनाइम्ड ऑफ इंक्रीज रेवेन्यू को इंक्रीज करे, और एक बाइंग फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। जो वैल्यू था गुड ब्रोड बाय द कंपनी, वो जो डबल फाइव, जो 5 साल का डबल था। तो 1765 से पहले जो कंपनी थी, उन्होंने परचेस किया था गुड, वो इंडिया से इंपोर्ट करते थे। क्या क्या इंपोर्ट करते थे? गोल्ड, सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। क्या क्या इंपोर्ट करते थे वो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट वी हैव इंपोर्ट दिस। तो दे इंपोर्ट गोल्ड, सिल्वर, ब्रिटेन। तो ये सब वो इंपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट टू द रिवेन्यू के खिलाफ। सो इन दी हाउएवर द लीड द क्रिटिसाइज इन बंगाल एज द आर्टिशंस वर बीइंग टू फोर्स सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट द लो प्राइस एंड सो दे वर लीविंग देयर विलेजेस। जो कंपनी थे, उन्होंने मतलब फोर्स किया, ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि जो उनके जो सामान थे, वो एक कंपनी को लो प्राइजेस में सेल कर दे, और वो एक अच्छे जगह, अच्छे गांव में रहना स्टार्ट कर दे। जो पीजन थे, वो नहीं चाहते थे कि वो कोई डिमांड को पूरा करे, तो वो डिक्लाइन देयर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन। वो डिक्लाइन करते थे कि एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का कुछ नहीं करना। जो 1770 में एक फैमिक किल्ड अबाउट द थर्ड पॉपुलेशन इन बंगाल हुआ था। जो नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर में से क्या था, जो इम्पोर्टेंट कंपनी जो था, ऑफिशियल जो था इन्वेस्टमेंट लैंड का, वो हैड इनकरेज द एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। तो वो करते थे क्या कि बोलते थे कि ये जो एग्रीकल्चर है उनको इम्प्रूव करो। जो फाइनली जो कंपनी इंट्रोड्यूस करता था जो परमानेंट सेटलमेंट्स, जो चार्ल्स क्वेलिस वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब 1793 में जब ये परमानेंट सेटलमेंट्स का आया था, तो जो गवर्नर जनरल थे वो कौन था? चार्ल्स क्वेलिस। उस पीरियड में वो 40 क्वेलिस वो गवर्नर जनरल थे। परमानेंट सेटलमेंट्स वो होता है कि अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट्स राजास एंड तुगलकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। जो अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट्स, मतलब परमानेंट सेटलमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो राजास और तुगलक्स थे वो रिकॉग्नाइज किए गए जमींदार से, और वो रिस्पॉन्सिबल थे कि वो कलेक्ट करे रेंट पीजेंट से, और वो पे कर दे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू कंपनी को। जो कंपनी था ऑफिशियल फेल्ट दैट, वो चाहता था कि रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू इनटू कंपनी ट्रेजरी। जो कंपनी इनकरेज करता था जमींदार को कि वो इन्वेस्ट करे इम्प्रूविंग लैंड को। देन फिर है एज द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वाज फिक्स्ड एंड कुड नॉट बी इंक्रीज्ड, द जमींदार वुड बी बेनिफिट थ्रू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड।
जो प्रॉब्लम्स थे परमानेंट सेटलमेंट्स का वो था क्रिएटेड सेवरल प्रॉब्लम्स के कारण जमींदार का प्रॉब्लम था। जैसे जमींदार वो नहीं चाहते थे कि वो इम्प्रूवमेंट करे इन्वेस्टिंग में लैंड का, और जो रिवेन्यू था फिक्स था वो हाई हो जाए जमींदार के, वो डिफ़िकल्ट हो जाता था, मतलब परेशानी में हो जाता था कि वो नहीं पे कर पाते थे जमींदार से वो फेल हो गए थे रिवेन्यू को पे करते हुए। तो जब अर्ली 19th सेंचुरी में जो प्रिंसेस थे वो मार्केट के जो रोज़ किया कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड। जो मिंट है ये इंक्रीज द इनकम ऑफ जमींदार्स बट नॉट गेन फॉर द कंपनी एज इट कुड नॉट बी इंक्रीज रिवेन्यू डिमांड दैट हैव बी फिक्स्ड परमानेंटली। वो नहीं चाहते थे कि वो इंक्रीज हो जाए रिवेन्यू डिमांड जो फिक्स्ड है परमानेंटली से। जो परमानेंट सेटलमेंट्स है वो एक्सट्रीमली एक्सप्रेसिव है कल्टीवेटर्स के लिए, और वो रेंट पे कर पाते हैं ज़मींदार्स को एक हाई ऑफ्टेन में। वो एक लोन लेते हैं फ्रॉम मनी लेंडर्स। जो फेलुअर थे पेमेंट ऑफ द रेंट मींट रिमूवल ऑफ कल्टीवेटर्स फ्रॉम द लैंड। डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू सिस्टम। हाउ डेवलपमेंट्स ऑफ द न्यू सिस्टम। By early 19th century, the company official realized that to change system to revenue because the company needed more money to meet expenses, administration and changes. जो कंपनी थी उन वो अर्ली 19th सेंचुरी में जो ऑफिशियल रियलाइज हुआ कि कोई चेंज किया जाए सिस्टम में, रिवेन्यू सिस्टम में, तो वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि जो कंपनी थी वो चाहती थी कि वो और ज़्यादा पैसा कमाई एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके, और वो जो चेंज कर दे वो एडमिनिस्ट्रेशन को। और वो जो कंपनी थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था दो सिस्टम, उसका नाम था सेटलमेंट सिस्टम एंड रेवतवारी सिस्टम। ये जो डिस्कशन है बेलो नीचे दे रखा है। तो महलवारी सिस्टम, दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय होल्ट मैकरिज एंड इंग्लिश मैन इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी। इट केम इनटू इफेक्ट इन 1822। तो जो महलवारी सिस्टम था, ये जो सिस्टम डेवलप हुआ वो हुआ होल्ट मैकरिज जो इंग्लिश मैन थे, वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के बंगाल प्रेसिडेंसी थे। ये एक एफर्ट करते थे 1822 में। अंडर दिस सिस्टम जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो आज पूछते थे विजिट्स टू विलेज, इंस्पेक्ट्स द लैंड, मेजर द फील्ड्स एंड रिकॉर्ड द कस्टम्स एंड राइट्स टू डिफरेंट ग्रुप्स। जो एस्टिमेट था रिवेन्यू का वो हर एक प्लॉट विथ इन अ विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। जो रेट था रिवेन्यू का वो नहीं फिक्स था क्योंकि रिवाइज तो जो चेंज हुआ है कलेक्टिंग ऑफ रिवेन्यू में वो विलेज के हेडमैन्स ने चेंज किया है रेदर द जमींदार्स को छोड़ करके। जो रेवतवारी और मुनरो सिस्टम था, ये जो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन कैपिटल एलेक्सेंडर रीडर्स, जो फ्यूदर डेवलप्ड था थॉमस मुनरो। जो सिस्टम था ये ग्रेजुअली एक्सटेंड बढ़ता गया और वो ऑल ओवर साउथ इंडिया की तरफ चले गया। जो अंडर जो सिस्टम था, ये जो सिस्टम था वो ना ही एक ट्रेडिशनल ज़मींदार का था, ना ही साउथ सेटलमेंट्स का था, टू बी मेड बाय डायरेक्टली कल्टीवेटर्स। एक कल्टीवेटर्स के द्वारा बनाया गया था। रेव्स थी जो ये फील्ड था वो एक केयरफुली सेपरेटली सिक्योर्ड और बिफोर द रिवेन्यू एसेंस वाज मेड। तो जो बोथ दी सिस्टम्स है कंपनी के वो फेल्यूर हैज़ दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज द इनकम लैंड बट द रेवेन्यू डिमांडेड was very high. Peasants were unable to pay the revenue. Riots moved to the countrysides and people left village in many regions. तो जो दोनों जो सिस्टम्स है कंपनी के वो फेल हो गए और वो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने एक इंक्रीज इनकम ऑफ लैंड रिवेन्यू डिमांड को जो बहुत ज़्यादा हाई था। जो पीजेंट थे वो अनेबल थे कि वो पे करे रिवेन्यू। रेउट्स जो मूव्ड करते थे कंट्री साइड्स के, पीपल्स लेफ्ट विलेज इन मैनी रीजन्स। अब कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। When was the East India Company appointed as the Diwan of Bengal? Then we have read that the company of these are the try these question. You all can do these question on notebooks by yourself. So second question, who was introduced the Revatwari system? Who was introduced the Revatwari system? Mention the permanent settlement introduced in 1793. Why should what was the new revenue system British control South India? क्रॉप्स फॉर यूरोप। जो ब्रिटिश थे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो कंट्री साइड्स के वो ग्रोथ थे क्रॉप्स के वो यूरोप रिक्वायर्ड करते थे।
तो जो लेट 18 सेंचुरी में जो कंपनी चाहती थी कि एक्सपेंड करे कल्टीवेशन ऑफ ओपियम और इंडिगो को उगाने का, तो जो 18 सेंचुरी के बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने फोर्स किया कल्टीवेटर्स को कि वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया चले जाए प्रोड्यूस करने के लिए क्रॉप्स को, लाइक कहाँ कहाँ चले जाए, जूट इन बंगाल, टी इन आसाम, सुगर केन इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस नाउ उत्तर प्रदेश आल्सो, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab both. The cotton and wheat also both are grown in Punjab, but only wheat were famous in Punjab. Rice in Madras. Indigo cultivation. Indigo was the biggest supplier of the indigo in the world. In the 19th century, indigo was used to dye the clothes in Europe as they provide rich blue colors. In India, indigo was also used in Kalamkari print created the waves of Andhra Pradesh. Knowledge plus blue dye used to Morris printed in 19th century Britain was manufactured from the इंडिगो. जो डिमांड थे इंडियन इंडिगो के, जो प्लांट ग्रो होते थे प्राइमरली ट्रॉपिक्स, जो 13 सेंचुरी में जो इंडियन इंडिगो थे वो एक यूज़ करते थे क्लोथ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो इटली में. जो फ्रेंच और ब्रिटेन थे वो डाई क्लोथ्स को चाहते थे और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो के पास पहुंचते थे कि यूरोपियन मार्केट के पास प्राइस वेरी हाई है. तो इसमें क्या होता है, जो इंडियन बिग सप्लायर्स थे इंडिगो के, तो वो सब बताया गया है. और जो डिमांड था इंडियन इंडिगो में वो प्राइमरली ग्रो होता था बाय 13 सेंचुरी में. जो इंडिया इंडिगो था बीइंग यूज्ड टू क्लोथ्स, जो मैन्युफैक्चर था इटली में और फ्रेंच में, ब्रिटेन में डाई क्लोथ्स. जो हाउएवर द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इंडियन इंडिगो रीची यूरोपियन मार्केट्स, प्राइस था वो वेरी हाई था. जो यूरोपियन क्लोथ था मैन्युफैक्चरर्स का वो डिपेंड होता था अनदर प्लांट्स कॉल्ड वुड. जो मेकिंग ब्लू वॉयलेट डाइस था वो क्लोथ को प्रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता था. जो प्लेस वुड है बिकॉज इंडिगो प्रोड्यूस ए रिच ब्लू कलर वेर एज द डाई फ्रॉम वुड वॉज पेल एंड डल. जो 17th सेंचुरी में जब फ्रेंच थे वो उन्होंने बिगिन किया कि कल्टिवेटिंग इंडिगो एस्टी डोमिनिक्स द कैरिबियंस आइलैंड्स एंड पोर्चुगीज in Brazil, the English in James and Spanish in Venezuela. Indian plantation also started in many parts of Northern America. जो इंडियन प्लांटेशन थे उन्होंने कई सारे एरियाज में स्टार्ट कर दिया नॉर्थ अमेरिका के. जो एंड था 18th सेंचुरी में वो डिमांड करता था कि इंडियन इंडिगो को ग्रू करना. इंडस्ट्रियलाइजेशंस इन ब्रिटेन, क्लोथ्स प्रोडक्शन एक्सपेंडेड ड्रामेटिकली, जो क्रिएट होता था एक लार्ज डिमांड में फॉर इंडिगो. जो ब्रिटेन टर्न्स करते थे इंडियन फॉर इंडिगो कल्टीवेशन को. तो विद द राइजिंग डिमांड्स ऑफ द इंडियन इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी जो थे वो इंडिया को देखते थे और वो कहते थे एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन. जो 14 फ्रॉम लेट 18th सेंचुरी में जो इंडियन कल्टीवेशन थे बंगाल के एक्सपेंड हो गए रैपिडली. और वो 1788 में अबाउट 30% ऑफ द इंडिगो वॉज इम्पोर्टेंट इनटू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया, which increased to 95% by 1810. जो डिमांड थे इंडिगो के वो इंक्रीज़ हो गए क्योंकि वो जो सप्लायर्स थे वो वेस्ट इंडियाज़ अमेरिका डिक्रीज बिटवीन 1783 एंड 1789. जी ये क्लोथ डाई थे ब्रिटेन के स्टार्ट हुए देखना कि नया सोर्स है इंडिगो सप्लाई कर रही है. यानी system of indigo cultivation, there are two main system of indigo cultivation, niche and rayoti. Niche system are planter produce indigo and lends then he directly control he either the board the land or revenue it from other zamindars and produce indigo by directly employing hired laborers. The problems with niche